नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौधरी केपी कैंपस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम पढ़े थे, फिजिक्स के बारे में नॉर्मल बातें थी, यानी मात्रक और विमाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं, सदिश व्यदिश की जानकारी कैसे ज्ञात की जाती है। आपको छोटे मोटे क्वेश्चन लगते होंगे, लेकिन ये फिजिक्स का आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिन्होंने पहली क्लास फिजिक्स की नहीं ली है वो पहली क्लास को ज़रूर देखें, जिससे आपको दूसरी क्लास समझ में आएगी। अगर पहली क्लास आप देखते नहीं हैं, दूसरी क्लास लेते हो, इसमें बहुत कम समझ में आएगा। इसलिए पहली क्लास और दूसरी क्लास तो सबको अनिवार्य है, बिल्कुल लेना ज़रूरी है, आपको फिजिक्स सीखना है तो। चलिए बात करते हैं, कल बात कर रहे थे दूरी और विस्थापन के बारे में। और दूरी और विस्थापन से पहले देख लेते हैं कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। केपी कैंपस यूट्यूब चैनल है, केपी कैंपस सलवर नाम से ये और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके। वैसे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं बहुत ही जल्द, सबसे पहले पूरे करने वाले हैं हम लोग। केपी कैंपस ऑनलाइन ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पर क्लासों की जानकारी आगे की दी जाती है। ये व्हाट्सअप नंबर पर आप कोई भी संपर्क हमसे कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं। तो दूरी और विस्थापन के बारे में बात कर रहे थे। तो दूरी क्या होती है दोस्तों, जैसे बात करते हैं किसी वस्तु द्वारा, जैसे मान लेते वस्तु कौन है, आदमी है, किसी वस्तु द्वारा यानी किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई। जैसे बात करते हैं यहां पर कोई पथ है, यहां पर ये क्या है, कोई व्यक्ति है, तो बोलते हैं किसी वस्तु द्वारा, ये यहां से एक सर्कल यहां पर बना है, एक सर्कल यहां पर है, ये इनके मध्य की दूरी है। तो बोलते हैं किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई। ये पथ है यानी रास्ता है, इस रास्ते पर ये चलकर जाता है तो लंबाई तय करता है। तो किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी। क्या बोलते हैं, दूरी। तो ये परिभाषा किसकी है, दूरी की। तो पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है, दूरी, डिस्टेंस। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। ये तो दूरी की परिभाषा। लेकिन विस्थापन की बात करें, जैसे बात कर लेते हैं यहां पर, जैसे कोई आयताकार खेत है, ये कैसा खेत है, आयताकार खेत है। यहां पर पॉइंट बनाए मैंने, यहां ए, यहां बी, यहां सी, यहां पर क्या है, डी। अब व्यक्ति को ए से कहां पर पहुंचना है, डी पर। व्यक्ति को कहां से स्टार्ट करना है, ए से पहुंचना कहां पर है, डी पर। अब डी पर पहुंचने के लिए इसके पास तीन रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, तीन। पहला रास्ता वो जाएगा ए से, कहां जाएगा, बी, बी से कहां जाएगा, डी। अब मान लीजिए इसको चलना पड़ता है कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। लेकिन एक रास्ता दूसरा और है, ए से कहां जाएगा, सी, और सी से कहां जाएगा, डी। इसको भी चलना पड़ता है, मान लीजिए कितना, 13 किलोमीटर। लेकिन ये व्यक्ति बहुत चालाक है, ये बोलता है कि मैं इधर से ना जाऊं, इधर से ना जाऊं, मैं सीधा निकल जाऊं। यानी वो सीधा निकल लिया ए से, कहां पर, डी की ओर। अब इसको यहां पर मात्र इसको चलना पड़ता है 7 किलोमीटर। तो सबसे कम दूरी कौन सी है, सीधे वाले। अब देखिए दूरी तो ये भी है, दूरी ये भी है, दूरी ये भी है, लेकिन इस दूरी में अगर मैं दिशा बताऊंगा कि ए से डी की ओर, ए से कहां तक, डी की ओर, अगर मैंने दिशा की बात की तो ये क्या होगा, विस्थापन। लेकिन मैं केवल बात करूं ए से पहुंचा कहां पर, डी पर, यहां से कितने किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है, इसकी दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई इसकी क्या कहलाती है, दूरी।
लेकिन विस्थापन की परिभाषा कैसे बनाओगे? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभ कहां से किया, यहां से, पहुंचना कहां पर है, डी पर। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा उस वस्तु की अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा उस वस्तु की अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। आपके बिल्कुल परिभाषा समझ में आ गई होगी अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लेकर बैठते हो। एक बात और कि बोलते हैं दूरी का मान, किसका? दूरी का मान धनात्मक हो सकता है। कैसा हो सकता है? धनात्मक। दूरी का मान शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। लेकिन ये तो बात किसकी है? दूरी की। लेकिन अब बात करूं मैं किसकी? विस्थापन की। विस्थापन का मान धनात्मक हो सकता है, विस्थापन का मान ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे बात करते हैं, कोई व्यक्ति है, अलवर से कहाँ जाता है? भरतपुर जाता है, तो उसने दूरी तय की कितनी? 120 किलोमीटर। वापस आया भरतपुर से अलवर, फिर भी कितना चला? 120 किलोमीटर। तो वो टोटल कितना चल लिया? 240 किलोमीटर। अब ये नहीं बोलेगा वो 120 इधर से गया, 120 उधर से आ गया, मैं बिल्कुल भी नहीं चला। यानी वो कितना चल लिया अब? 120 किलोमीटर, सॉरी 240। लेकिन बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी ही जगह पर स्थिर बना रहे, अब बोले आपकी दूरी क्या है, तो फिर बोल सकता है कितनी है? 0। अगर मैं अपने स्थान से बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करूं तो मेरी दूरी क्या होगी? 0। लेकिन विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य किस प्रकार से हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे बात करते हैं, कोई व्यक्ति है, ये हटा देता हूं एक बार। कोई व्यक्ति है, यहां पर पॉइंट कौन सा है? ए से उसको पहुंचना कहां पर है? सी पर। बीच में कौन सा पॉइंट पड़ता है? बी। तो मैंने 3 पॉइंट बनाए यहां पर, ए से बी, बी से सी। अगर बात कर लेते हैं, यहां पर मैंने मान लिया, एक मिनट, एक मिनट, ये 3 पॉइंट हैं, ए, बी और सी। अब व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट करता है, उसको पहुंचना कहां पर है? लास्ट में सी तक। अब मान लीजिए यहां से ए से बी तक पहुंचने में यहां से ये चला कितना? 10 किलोमीटर। ए से बी पहुंच गया, अब इसको पहुंचना कहां पर है? सी पर। तो सी पर पहुंचने के लिए इसको वापस आना पड़ेगा कहां पर? ए पर। फिर भी इसको कितना चलना है? 10 किलोमीटर। अब यहीं से तो चलना स्टार्ट किया था और यहीं पर वापस आ गया, तो यही प्रारंभिक स्थिति हो गई और यही कौन सी स्थिति हो गई? अंतिम। इनके मध्य की दूरी कितनी हो गई अब? 0। मैंने आपको बताया था किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा उस वस्तु की अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। यहां से चलना स्टार्ट किया, बी पर गया, बी से वापस कहां पर आया? ए पर। ए से चलना स्टार्ट किया, वापस ए पर ही आ गया, इसका मतलब इनके मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई? 0। इसलिए विस्थापन का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य। जैसे बात करते हैं, ए से बी की ओर जाते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। लेकिन जब विपरीत दिशा की ओर जाते हैं तो दूरी कैसी होती है? विस्थापन कैसा होता है? सॉरी, नेगेटिव होता है।
यहां से ए से बी की तरफ गया, विस्थापन कैसा हुआ? पॉजिटिव। लेकिन ए से सी तक गया, विपरीत दिशा में जाता है, तो विस्थापन कैसा होता है? नेगेटिव। अब सी पर पहुंचने के लिए इसको कितना चलना पड़ा? 10 किलोमीटर। तो ये विस्थापन कैसा हुआ? ऋणात्मक। इधर गया कौन सा हुआ? धनात्मक। और यहां पर आते ही विस्थापन क्या हो गया? शून्य। क्या हो गया? शून्य। इसलिए बोल सकते हैं विस्थापन का मान धनात्मक कोमा ऋणात्मक कोमा शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। अब दूरी देखिए, यहां से तय किए गए कुल पथ की लंबाई है 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये टोटल कितना हो गया दूरी? 20 किलोमीटर। यहां से 10 किलोमीटर, टोटल दूरी कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? यहां से 0, यानी विस्थापन सी पर पहुंचने के लिए मात्र कितना है? 10 किलोमीटर। जैसे बात करते हैं, एक उदाहरण और है। यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट कौन सा है? बी है, और यहां पर पॉइंट कौन सा है? सी। ए से बी की ओर चलेंगे, विस्थापन कैसा होगा? धनात्मक। विपरीत दिशा में जाएंगे, विस्थापन कैसा होगा? ऋणात्मक। ये इसका जाने का क्या है? रास्ता। बोले किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई तो क्या होगी? दूरी। लेकिन वो सीधा निकल जाए कहां पर? बी पर, तो इसकी क्या होगी? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। ये इसका क्या हो गया? विस्थापन। लेकिन अब सी पर पहुंचने के लिए इसको यहां से विपरीत दिशा में चलना होगा, और सी पर ये पहुंचता है यहां से, तो विस्थापन कैसा होगा? ऋणात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक। इसलिए बोलते हैं कि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। दूरी एक कैसी राशि है? अदिश। विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश। तो दूरी की परिभाषा और विस्थापन की परिभाषा आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं। और बातें देखिए दूरी के बारे में, और कौन कौन सी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इंपॉर्टेंट बात कौन कौन सी? कि बोलते हैं दूरी का मात्रक क्या होता है? अब मैंने आपको बताया तय किए गए कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। अब दूरी कब बनी? जब इसने क्या तय की है? लंबाई। और लंबाई का मात्रक दोस्तों आपको क्या बताया मैंने? मीटर। क्या बताया? मीटर। इसलिए दूरी का आपसे मात्रक पूछे तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। विमा भी निकाल सकते हो आप। मैंने आपको बताया विमा केवल आपको किस में निकालनी है? एम एल टी। विमीय सूत्र हमेशा किस में निकालेंगे? एम एल टी में। अब दूरी में क्या द्रव्यमान की बात की है? नहीं की, इसलिए इस पर मैं क्या लगा दूंगा? 0। क्या लंबाई की बात की है? की है, इसलिए लंबाई को मैं छोड़ देता हूं। समय की बात की है? नहीं की, इसलिए समय पे भी क्या लगा दूंगा? 0। इसलिए बोलते हैं कि निम्न में से दूरी की विमा है m0 l1 t0। l पर 1 लगा दो कोई फायदा नहीं, ना लगाओ कोई फायदा नहीं, या केवल मैं बोल सकता हूं दूरी की विमा क्या होती है? केवल l, या केवल l1। और बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। क्वेश्चन बोलेगा पारसेक किसका मात्रक होता है? आंसर आएगा दूरी का। बोलते हैं कि एक पारसेक बराबर होता ही कितना है? एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। यह भी आपसे पूछ सकता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। लेकिन दूसरी बात और कर लेते हैं, दूरी का ये तो सबसे बड़ा मात्रक हो गया पारसेक, लेकिन बोले दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आपका आंसर आएगा प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। लेकिन क्वेश्चन बोले एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आपको बताना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर।
ये एक प्रकाश वर्ष का क्या होता है, मान। तो बोले दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक आंसर आएगा प्रकाश वर्ष, जिसका मान कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लिया एक बार कि एक पारसेक में कितनी प्रकाश वर्ष होती हैं, तो आपसे बोले एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो एक प्रकाश वर्ष में, सॉरी, एक पारसेक में कितनी प्रकाश वर्ष होती हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। लेकिन बोले दूरी का तीसरा सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। तो आपसे बोले दूरी का तीसरा सबसे बड़ा मात्रक क्या आंसर आएगा खगोलीय इकाई, और एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एक खगोलीय इकाई का मान होता है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि खगोलीय इकाई किन के मध्य की दूरी होती है, तो बोलते हैं पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के मध्य की दूरी को ही क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। या बोले खगोलीय इकाई किन के मध्य की दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी, इसको क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। यह दूरी का तीसरा सबसे बड़ा मात्रक है। तो आप याद रखें कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। दूसरा क्वेश्चन, दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष, जिसका मान कितना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लेकिन बोले एक पारसेक में कितनी प्रकाश वर्ष होती हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष। लेकिन बोले दूरी का तीसरा सबसे बड़ा मात्रक होता है खगोलीय इकाई, जिसका मान कितना होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। या खगोलीय इकाई किन के मध्य की दूरी होती है, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के मध्य की दूरी को ही क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। या खगोलीय इकाई किन के मध्य की दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है। तो ये आपका पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, दूरी। दूरी की परिभाषा मैंने आपको बताई दी कि किसी वस्तु द्वारा, वस्तु कौन है, आदमी, यानी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को ही क्या बोलते हैं, दूरी। क्या बोलते हैं, दूरी। ये आपका पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, डिस्टेंस यानी दूरी। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, बहुत आसान है, बहुत सरल है, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, क्या, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा उस वस्तु की अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। मैंने आपको समझाया भी था कि आयताकार खेत है, इसके जाने के लिए 3 रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे सरल रास्ता, नजदीक वाला रास्ता, कम दूरी वाला रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा उस वस्तु की अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। और विस्थापन एक कैसी राशि होती है, सदिश। मुझे बताना पड़ेगा कहां से, ए से डी की ओर, यानी दिशा बताने की आवश्यकता पड़ती है। या बोले राम 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, या बोले राम 5 किलोमीटर गया, तो ये दूरी है। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ये क्या है, विस्थापन। इसमें दिशा बताई, वो क्या है, विस्थापन। बोलते हैं मैंने आपको बता दिया, विस्थापन का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, दूरी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन आएगा, विस्थापन का मात्रक है, क्वेश्चन बोलेगा विस्थापन का मात्रक क्या होता है। विस्थापन का मात्रक आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए यहां से यहां तक गया, डी तक, ये इसने तय किया विस्थापन। लेकिन विस्थापन तय करने से पहले ये क्या है, लंबाई है। क्या है, लंबाई। और लंबाई का मात्रक मैंने आपको क्या बताया, मीटर। क्या बताया, मीटर। इसलिए विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर।
डायरेक्ट यूज लेने वाले हम विस्थापन और दूरी के मात्रक, याद होनी चाहिए मौखिक रूप से। अगर इसका भिमा निकालें हम, और मैंने आपको बताया भिमीय सूत्र किस में निकालते हैं, एमएलटी में। किस में निकालते हैं, एमएलटी में, एम एल टी। एम फॉर द्रव्यमान, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। क्या विस्थापन में द्रव्यमान की बात हुई है, नहीं हुई, तो इस पर मैं क्या लगा दूंगा, 0। क्या विस्थापन में लंबाई की बात हुई है, हुई है। न्यूनतम दूरी यानी न्यूनतम लंबाई को क्या बोला है, विस्थापन, इसलिए एल को छोड़ दिया। क्या विस्थापन में समय की बात हुई है, नहीं हुई, तो इस पर भी क्या लगा दूंगा, 0। तो बोलते हैं यहां पर एल पर एक घात लगा दूं या ना लगाऊं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए बोलते हैं विस्थापन की विमा क्या होती है, m0 l1 t0। या क्या बोल सकते हैं, केवल विस्थापन की विमा क्या होती है, l, या इसको l1 भी बोल सकते हो, क्योंकि इन पर 0 लगाए, इसका कोई भी मान नहीं है। तो ये आपका दूसरा टॉपिक, जिसका नाम क्या है, विस्थापन, जिसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं चाल। बहुत आसान, बहुत सरल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। आपको पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, चाल की आप एक एक बात निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। जैसे कैसे याद करेंगे इसको, देखते हैं। तीसरे नंबर का टॉपिक, तीसरे नंबर का टॉपिक आपका है चाल, स्पीड यानी चाल। तो आपको पता नहीं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। बस इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद है तो आप चाल की परिभाषा बता सकते हो, चाल का विमीय सूत्र बता सकते हो, चाल का मात्रक भी बता सकते हो। केवल आपको याद होना चाहिए चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो परिभाषा कैसे बनाएंगे। अब प्रत्येक में वस्तु तो लेनी है आपको, कि किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। परिभाषा यहीं से बनेगी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। क्या कहलाती है, चाल। अगर चाल का आप क्या निकालें, ऐसा ही मात्रक। कैसे निकालेंगे, ऐसा ही मात्रक ज्ञात करने के लिए फिर भी आपको याद होना चाहिए चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आपको मैं दूरी पहले ही पढ़ा चुका हूं, और मैं दूरी में आपको बता चुका हूं कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। तो मैं दूरी की जगह पर क्या लिख दूंगा, मीटर। यहां पर बटे का निशान है, मैंने भी लगा दिया किसका निशान, बटे का। यहां पर कौन है, समय, और समय का मात्रक आपको मैंने क्या बताया, 7 मूल मात्रकों में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक हुआ, चाल का। कुछ नहीं किया, केवल मुझे याद है चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपको ये याद है तो ये याद है, और ये भी याद है, तो आप आसानी से इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखो विमा, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। ये ऊपर कौन है, मीटर। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, और लंबाई के लिए विमीय सूत्र क्या लेते हैं, एल। क्या लेते हैं, एल। बटे का निशान, बटे का निशान। नीचे कौन है, सेकंड। सेकंड किसका मात्रक है, समय का, और समय के लिए विमीय सूत्र क्या लेते हैं, टी। जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो किस में आती है, माइनस में, तो क्या बनेगा, एल टी माइनस 1। ये विमा किसकी आ गई, चाल की। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर m की कोई बात नहीं हुई है, विमीय सूत्र निकालते हैं mlt में, तो m की कोई बात नहीं है, तो m पर क्या लगा सकता हूं, 0। l पर क्या लगा सकते हैं, 1, t माइनस 1। ये भी सही है, ये भी सही है। तरीका आपको आना चाहिए। छोटा सा फॉर्मूला याद है, सब कुछ याद है, परिभाषा बना सकते हो, मात्रक निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सबके समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर मात्रा में नोट्स बनाएं, कॉपी में लिखते रहें। तो ये हो गई आपकी क्या, चाल।
अब मैं आपको दूसरा टॉपिक जैसे पढ़ाऊं, वेग। वेग भी आप निकाल सकते हैं, केवल आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या बताया? विस्थापन बटा समय। केवल आपको याद होना चाहिए वेग बराबर विस्थापन बटा समय। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसकी परिभाषा बना सकते हो, आप इसका विमेय सूत्र निकाल सकते हो, और आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। केवल याद है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। परिभाषा कैसे बनाएंगे? किसी वस्तु द्वारा, सब में वही वस्तु आएगी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। क्या कहलाता है? वेग। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। अब वेग का मैं यहां से क्या निकालूं? ऐसा ही मात्रक। ऐसा ही मात्रक निकालना है। ऊपर कौन है? विस्थापन। और अभी मैंने आपको बताया था कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो विस्थापन की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? मीटर। बटे का निशान, बटे का निशान। नीचे कौन है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक है? वेग का। वेग का भी मात्रक यही है, चाल का भी मात्रक यही है, तो विमीय सूत्र भी क्या होगा? समान। अगर विमा निकालनी है मुझे तो यहां से मैं इसकी विमा ज्ञात कर सकता हूं। यहां पर मीटर है, मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। लंबाई के लिए विमीय सूत्र क्या लेते हैं? एल। बटे का निशान, बटे का निशान। नीचे कौन है? सेकंड। और सेकंड के लिए विमीय सूत्र क्या लेते हैं? टी। जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो किस में आती है? माइनस में। तो क्या आएगा यहां से? एल टी माइनस वन। ये क्या है? इसकी विमा। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम की बात नहीं हुई, एम पर जीरो, एल वन टी माइनस वन। ये भी क्या है? सही है। दोनों सही है, कोई सा भी ऑप्शन में मिल जाए, दोनों क्या है? सही है। इस प्रकार से आप चाल और वेग ज्ञात कर सकते हैं केवल छोटे छोटे फॉर्मूलों के द्वारा। सब कुछ बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके विमीय सूत्र, मात्रक और परिभाषा बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक है छोटा सा त्वरण। क्या है? एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं, त्वरण। देखते हैं उसके बारे में। मैं यहाँ पर टॉपिक लगा रहा हूँ, इसका नाम क्या है? त्वरण। त्वरण बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है समझना, बिल्कुल आसान है। त्वरण क्या होता है? कि वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं? त्वरण। यानी वेग में परिवर्तन हुआ, कितने समय में हुआ, ये क्या है? त्वरण। जैसे बाइक है आपकी, बाइक आपकी चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, लेकिन आपने जैसे एक्सीलेटर खींचा तो उसकी स्पीड हो गई कितनी? 60। तो 30 से कितनी हुई? 60। लेकिन ये 30 से 60 होने में कितना समय लगा, इस समय का भाग इसमें लगा देते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास? त्वरण। जैसे बात करता हूं, एक तो मेरे पास क्या है? ट्रक है, और एक क्या है? कार। एक ट्रक है, एक कार है, लेकिन बात करते हैं यहां पर ट्रक की स्पीड अभी कितनी है? 0 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी भी कितनी है? 0 किमी पर आवर। लेकिन थोड़ी देर बाद इनकी स्पीड कितनी हो गई? इसकी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो गई 60 किमी पर आवर। तो बोलते हैं ट्रक और कार में से त्वरण किसका ज्यादा है? क्वेश्चन ऐसे बोले, ट्रक और कार में से त्वरण किसका ज्यादा है? अब आपको पता होना चाहिए वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं? त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर होगा, त्वरण को व्यक्त करते हैं किससे? ए से। त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटा क्या आएगा? समय। वेग बटा क्या आएगा? समय। अब दोस्तों दोनों की स्पीड 60 हो गई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रक है और ये क्या है? कार। तो सबसे पहले 60 तक कौन पहुंचा होगा? कार। बाद में कौन पहुंचा है? ट्रक।
इसलिए इसने कम समय लिया है 60 तक पहुंचने में या ज्यादा? कम। अगर समय कम लिया है तो उसका त्वरण कैसा होगा? ज्यादा। इसलिए कार का त्वरण कैसा है? ज्यादा। ये 60 तक पहुंचा तो है, लेकिन कार की तुलना में इसने समय कैसा लिया है? ज्यादा। और समय ज्यादा लिया है तो समय ज्यादा तो त्वरण क्या होगा? कम, क्योंकि त्वरण समय के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। अब इसके बात कर लेते हैं हम एसआई मात्रक की। राजस्थान पुलिस में पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से त्वरण का एसआई मात्रक है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें त्वरण का मात्रक और विमा नहीं पूछी जाती, चाहे रेलवे का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे केंद्र की किसी भी भर्ती का हो, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं त्वरण के बारे में। अब आपको पता है ऊपर कौन है? वेग। ये याद होना चाहिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बिना आप त्वरण ज्ञात नहीं कर सकते। तो त्वरण बराबर वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो यहां पर कौन है? वेग। और वेग मैंने आपको पहले ही बता दिया। वेग मैंने आपको बताया, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अब यहां पर बात कर लेते हैं विस्थापन बटा समय। S4 मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया किसको? विस्थापन को। T4 यानी क्या होता है? समय। अब ऊपर कौन है? विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड मेरा मात्रक किसका आया था? वेग का। अगर मैं वेग का मात्रक यहां पर लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां पर वेग है तो वेग का मात्रक क्या आता है? मीटर वटा सेकंड। मैंने किसका मात्रक लिख दिया? वेग का। लेकिन पहले से ही यहां पर क्या दिया है? समय। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। सेकंड इंटू सेकंड क्या क्या आएगा? सेकंड स्क्वायर। तो क्या बनेगा मात्रक? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया? त्वरण का। ये राजस्थान पुलिस में पूछा था। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी और कर सकता है वो। मैंने आपको पहले बताया जब नीचे वाली संख्या को ऊपर भी ले जाते हैं तो किस में आती है? माइनस में। इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकता है। यहां पर मीटर है, मीटर की जगह पर उसने दिया एम। यहां पर बटे में कौन है? सेकंड स्क्वायर। अब यहां से बटे का निशान हटा दिया, ऊपर ले आया सेकंड को, तो क्या बन जाएगा? सेकंड माइनस 2। ये भी सही है। जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है किस में आ जाती है? माइनस में। अब इसकी बात करते हैं विमेय सूत्र की, यानी विमा। त्वरण की विमा कैसे निकालोगे आप? त्वरण की विमा। विमा ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना क्या है? जरूरी है। यहां पर कौन है? मीटर। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। और लंबाई के लिए विमेय सूत्र क्या लेते हैं? एल। बटे का निशान। बटे का निशान। सेकंड स्क्वायर यानी सेकंड किसका मात्रक है? समय का। समय पे भी हमें क्या लगाना है? स्क्वायर। और जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है, अभी बताया किस में आती है? माइनस में। तो क्या बनेगा? एल टी माइनस 2। ये किसकी विमा है? त्वरण की। एकदम क्या है? सही। या एमएलटी में निकालते हैं विमेय सूत्र, तीनों लिख सकते हैं। यहां द्रव्यमान की बात नहीं तो यहां लगा देंगे 0, एल पर लगा देंगे 1 और टी माइनस 2। तो m0 L1 t माइनस 2। ये भी किसकी है? त्वरण की विमा। इस प्रकार से आप मात्रक और विमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको छोटे छोटे ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिजिक्स पूरी फॉर्मूला बेस होती है। अगर आपको ये वाली बातें समझ में आ गई तो आगे जैसे में कार्य पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो सब कुछ आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये 2 क्लासें प्रॉपर मात्रा में मौखिक रूप से याद होनी चाहिए। पहली क्लास जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो वाली वीडियो देखना जरूरी है, और दूसरी क्लास आज की है, ये भी आपको देखना क्या है? जरूरी है। अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाला हूँ। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है ये भी बताने वाला हूँ, क्योंकि भार और द्रव्यमान से रेलवे के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर मात्रा में वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, आपको बहुत आसानी रहेगी। बिल्कुल फिजिक्स समझ में आएगा। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। धन्यवाद।